हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली एंड एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये टॉपिक्स जो हैं वो कोपासनरी में इंक्लूड है। एंड ये फैमिली लॉ 1 हिंदू लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 4 में एग्जिस्ट है। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि संयुक्त हिंदू परिवार होता क्या है। संयुक्त हिंदू परिवार एक प्राचीन काल से चलता आ रहा संस्था है, जिसके इसलिए हम इसको प्राचीन संस्था भी कहते हैं। यह एक मानव समाज की एक ऐसी इकाई है जो कि विकसित हुई है पितृसत्तात्मक परिवार से। इसका विकास कहाँ से शुरू हुआ है? पितृसत्तात्मक परिवार से इसका विकास शुरू हुआ है। इसमें कौन रहते हैं? इसमें रहते हैं, यह एक रिश्तेदारों का समूह है जो कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं रिश्तेदारी के संबंध से, विवाह के संबंध से, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनके जो वंशज हैं वो उनके जो पूर्वज हैं वो कॉमन है। तो वो कॉमन पूर्वज होने के कारण ये जो भी वंशज हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें बच्चों के बच्चे और इस लाइन में चलते जा सकते हैं, ये सारे इंक्लूड होते हैं एज ए मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली में नॉर्मली पूजा पाठ साथ में किया जाता है, इनका खाना एक ही किचन में बनता है और इनकी बिजनेस जो है वो भी साथ में चलता है। डॉटर इन लॉ भी इसमें इंक्लूड है एज ए मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली, एंड जो विडोड डॉटर भी इंक्लूडेड है। इसका कोई अंत नहीं है कि ये 4 जनरेशन या 5 जनरेशन तक या 10 जनरेशन तक ही जॉइंट हिंदू फैमिली रहेगा, ऐसा कहीं पे एंड नहीं होता। दिस इज अ काउंटलेस या एंडलेस जनरेशन इसमें कवर होते हैं। इस संस्था को हेड कौन करता है? मतलब इस संस्था के हेड कौन होते हैं? जो परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति रहते हैं या वयस्क रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता, जिसके ऊपर बहुत सारे दायित्व हैं जो कि उनको निर्वाह करना रहता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फॉर द बेनिफिट ऑफ द संयुक्त हिंदू परिवार। मैक्सिमम पावर उनके पास ही रहता है कोई भी इशू को सेटल डाउन करने के लिए। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम 3 प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि जॉइंट फैमिली चलता कैसे है, या इसमें किसको कितना अधिकार है, या मेंबर्स अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। ये मेन 3 प्रश्न हैं जो कि बताता है कि राइट्स और ड्यूटीज क्या है कर्ता की। ये देखा गया है कि अगर जरूरत पड़े, अगर परिवार के भलाई के लिए जरूरत पड़े, तो कर्ता जो है वो उसके पास पावर है, वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है। एंड इसमें ये जॉइंट हिंदू फैमिली की कोई अलग से लीगल एंटिटी नहीं है, ना ही ये कोई विधिक पर्सन है, मीन्स ये ज्यूरिस्टिक पर्सन भी नहीं कहलाता है, ये कोई कॉरपोरेशन भी नहीं, मतलब ये कोई निगम भी नहीं है, बट ये एक यूनिट है जो कि जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? कर्ता द्वारा। जॉइंट हिंदू फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? कर्ता और हेड। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता थ्रू एग्रीमेंट और समथिंग, बट इसमें जो एडॉप्शन को इंक्लूड किया गया है, जो कि एग्रीमेंट के तहत ही बाहरी व्यक्ति का एज ए मेंबर इंक्लूड किया गया है। It confers a status on its members which can be acquired only by birth in the family or by marriage to a male member। मतलब हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली या संयुक्त हिंदू परिवार का अगर कोई मेंबर है तो वो मेंबर कब से बन जाता है? या तो वो जन्म से उस परिवार का मेंबर कहलाएगा, या फिर उस परिवार के किसी मेल मेंबर से अगर शादी होती है तो भी वो जॉइंट हिंदू फैमिली की मेंबर कहलाएगी। 2005 के अमेंडमेंट के पहले एक कर्ता जो है वो
मेल ही हुआ करते थे, बट अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि कोई महिला भी या वयस्क महिला परिवार की जो मुखिया का कर्तव्य निर्वाह कर सकती हैं, मतलब वुमेन कैन ऑल्सो बी अ कर्ता आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट केम into force, that is after 2005 amendment act. फाइन, अब मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कौन कौन कहलाएंगे? पहले वो व्यक्ति जो कि लीनियरली कनेक्टेड रहेंगे मेल लाइन में, कोलैटरल्स मतलब सगोत्र जो है वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स कहलाएंगे। एनी पर्सन रिलेटेड टू अडॉप्शन, दत्तक अगर किसी को लिया गया है तो वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर हैं। डिपेंडेंट्स जो है वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली के हैं। और अगर किसी बच्चे का जन्म होता है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तो भी वो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स कहलाएंगे। वाइफ और विडो ऑफ डिसीज्ड मेल मेंबर्स, मतलब अगर उस फैमिली के किसी मेल मेंबर की जो वाइफ है या कोई विडो है तो वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर कहलाएंगे। जो पुत्रियां होंगी, युवती होंगी, वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स कहलाएंगे। सो दीज आर द पीपल हु कैन बी द मेंबर्स ऑफ, हु विल बी और हु आर द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। अब जॉइंट हिंदू फैमिली और कोपासनल में क्या अंतर है वो देख लेते हैं, बिकॉज somehow it sounds same। अगर हम देखें या पढ़े तो हमको कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली और कोपासनल में अंतर क्या है, दोनों तो सेम लग रहे हैं, बट इसको अलग अलग क्यों डिफाइन किया गया है। दैट्स व्हाई वी विल गो थ्रू इट, देखेंगे कि इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इट constitute a joint Hindu family, the existence of any kind of property is not required। मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरएज अगर हम कोपासनरी के देखते हैं तो कोपासनरी में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना अति आवश्यक है। विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो कोपासनरी नहीं कहलाते हैं, मतलब कोपासनरी का कोई एग्जिस्टेंस रहता नहीं है। तो पहला पॉइंट किसके ऊपर है? एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट कहता है कि a joint Hindu family is unlimited both as the number of persons and the degree। क्या कह रहा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि 3 डिग्री या 4 डिग्री तक ही जो रहेंगे मेंबर्स वही जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एंडलेस हो सकता है आपके मेंबर्स, जनरेशन के मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं, बट कोपासनरी में ये लिमिटेड कर दिया गया है कि 4 डिग्री तक के लोग ही क्या कहलाएंगे? कोपासनर्स कहलाएंगे। Next point is the joint Hindu family does not show any difference between males and females। Joint Hindu family में मेल हो या फीमेल हो, all are have the equal rights। They are मतलब उसमें उनके बीच में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। बट कोपासनरी जो है वो लिमिट कर दिया गया है मेल मेंबर्स के 4 डिग्री तक, फीमेल मेंबर्स के बारे में कोपासनरी प्रॉपर्टी में कुछ कहा नहीं जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली शैल कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द मेल और कर्ता एंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली फीमेल्स। सॉरी, जॉइंट हिंदू फैमिली कंटिन्यू कर सकता है अगर मेल मेंबर की डेथ हो जाती या किसी भी कर्ता की डेथ होने के बाद वो जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। इनफैक्ट अगर कोई मेल मेंबर नहीं है तो भी खाली फीमेल मेंबर्स हैं अगर उस फैमिली में तो भी वो एग्जिस्ट करेगा। बट कोपासनरी में सोल सर्वाइविंग कोपासनरी का भी कंसेप्ट है, मतलब अगर 4 डिग्री तक जो मेल्स हैं वो कोपासनर्स कहला रहे हैं, तो जो सबसे वयस्क व्यक्ति हैं उसके बाद नीचे के 3 डिग्री जो मेंबर्स हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है तो
अकेला बचा हुआ व्यक्ति ही वो सोल सर्वाइविंग कोपाशनरी कहलाता है, उसका वो आगे नहीं बढ़ सकता। मे बी दूसरा कोपाशनरी शुरू हो सकता है, पर ये वाला जो कोपाशनरी है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी जॉइंट फैमिली इज नॉट कोपाशनरी, मतलब सारी जॉइंट फैमिली कोपाशनरी हो ये जरूरी नहीं है, बट सारे कोपाशनरी जॉइंट हिंदू फैमिली होना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट इज द मेंबरशिप ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। अगर आपको कोई मेंबर है जॉइंट हिंदू फैमिली का तो वो बर्थ से हो सकता है या विवाह से हो सकता है, बट द मेंबरशिप ऑफ कोपाशनरी कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय बर्थ। अगर आप कोपाशनरी के मेंबरशिप लेना चाहते हैं या मेंबर हैं तो खाली वो बर्थ से ही आपको प्राप्त हो सकता है, या एक्सेप्शनल केस में एडॉप्शन के तहत यू कैन बी अ मेंबर ऑफ द कोपाशनरी। फाइन, so these are the difference between a joint Hindu family institution and a kopaशनरी. Now come to the alienation of property. एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी से हम क्या समझते हैं? एलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का हस्तांतरण। ये किसी कर्ता या फिर कोई कोपाशनर सिंगली के पास ये पावर नहीं है कि वो जॉइंट फैमिली के प्रॉपर्टी को या उसके इंटरेस्ट को हस्तांतरण कर सके। Alienation of separate property by Hindu, whether governed by Mitakshara or any of its sub-school or the Dayabhag school, has the full and absolute power over it. The transfer of property act governs such alienation. मतलब अगर कोई किसी हिंदू का सेपरेट प्रॉपर्टी है तो उसका वो हस्तांतरण अपनी स्वेच्छा से कर सकता है, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा गवर्न होगा, ना ही कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को वो सिंगल हैंडेडली उसका डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट्स। द कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन हैज बीन डिस्कस्ड। इसको डिस्कस किया गया है टोटल 5 हेड्स में। मतलब एक फादर का क्या पावर रहता है एलिनेशन में, एक कर्ता का क्या पावर रहता है, या कोपाशनर का क्या पावर रहता है, या सोल सर्वाइविंग कोपाशनर का क्या पावर रहता है, या एलिन का राइट एंड रेमेडीज क्या होता है, इसके तहत हम देख लेंगे। नेक्स्ट, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें एक फादर जो है वो कर्ता से ज्यादा पावर पोजेस करता है। एक फादर के पास ज्यादा पावर है रादर देन अ कर्ता। कर्ता जो है वो प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट या हस्तांतरण कर सकता है, बट उसके पीछे लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ एस्टेट होना जरूरी है। उसके साथ साथ जो एडल्ट कोपाशनर है एग्जिस्टिंग टाइम में उनको क्या इससे बेनिफिट होगा ये भी बताना बहुत जरूरी है कर्ता के, अगर कर्ता कोई प्रॉपर्टी को हस्तांतरित करता है तो। इसी को आगे देखते हैं कि गांगी रेड्डी वर्सेस ताम्मी रेड्डी के केस में कोर्ट ने क्या कहा। उसमें कोर्ट ने कहा कि डेडिकेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द फैमिली पर्पस ऑफ अ रिलीजियस चैरिटी मे बी validly by the karta without the consent of all the kopashners if the property allotted small as compared to the total means of the family। मतलब अगर religious purpose के लिए कर्ता किसी पोर्शन को चैरिटी में देना चाहे तो कर्ता ये कर सकता है बिना किसी कोपाशनर के कंसेंट के, बट वो जो प्रॉपर्टी होगा वो बहुत छोटा सा होगा एज कम्पेयर टू होल प्रॉपर्टी। पूरे प्रॉपर्टी से वो थोड़ा सा हिस्सा वो रिलीजियस पर्पस या रिलीजियस चैरिटी के लिए दान कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोपाशनर, बिना कोपाशनर के परमिशन के या उनसे बिना कंसेंट लिए। It also lays down the principle that alienation should be made by the manager inter vivos and not de futuro by will। विल के तहत एलिनेशन
नहीं कर सकता, एलिनेशन के लिए वो विल का प्रयोग नहीं कर सकता है। द कोपार्टनर्स पावर ऑफ एलिनेशन डिवाइडेड अंडर टू हेड्स। कोपार्टनर से रिलेटेड जो एलिनेशन होगा इसको समझाया गया है दो हेड के तहत। पहला है इनवॉलेंट्री एलिनेशन और दूसरा है वॉलेंट्री एलिनेशन। मतलब अगर कोई अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए प्रॉपर्टी का एलिनेशन किया जा सकता है अगेंस्ट क्या, कोपार्टनर आफ्टर हिज डेब्ट। अगर कोपार्टनर के द्वारा कोई ऋण लिया गया है और उनके जीवन काल में उस प्रॉपर्टी में उनका इंटरेस्ट था, तो कोर्ट क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के तहत अटैच कर लेगी और अटैच करने के बाद उसको सेल करके उससे जो धन का लाभ होगा वो उस ऋण को चुकाने के लिए यूज में ला सकती है। और वॉलेंट्री एलिनेशन क्या होता है? वॉलेंट्री एलिनेशन इज accepted that undivided interest of co-partnering can be attached and sold in execution of money decree against him is voluntary alienation। अगर कोई ये मान लेता है कि उसका जो जितना हित एक प्रॉपर्टी में या जॉइंट हिंदू फैमिली के प्रॉपर्टी में जितना उसका हित है उतने पार्ट को वो अटैच करके बिक्री कर सकता है, और अगर करता है तो उसको क्या कहेंगे, voluntary alienation। Next, if the joint family property passes into the hands of the sole surviving co-partner, it assumes the character of separate property so long as he doesn't have a son, with the only duty on him being of maintenance of the female members of the family। Next is in case of alienee's rights and remedies, if the alienation is valid, then there would be no problem as the alienee would automatically get all the rights, but if the alienation is pronounced as invalid, the situation is very clear। अगर प्रॉपर्टी मिल जाता है और उसमें अधिकार मिल जाता है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट अगर कोई भी हस्तांतरण को इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसका जो राइट्स एंड रेमेडीज है उसके बारे में जानने की जरूरत पड़ सकती है। नाउ अब मिताक्षरा और दया भाग में इसका क्या अंतर है वो देख लेंगे। मिताक्षरा लॉ कहता है कि नीदर अ कर्ता नॉर अ कोपार्टनर हैज द राइट ऑफ एलिनेशन। मिताक्षरा लॉ के हिसाब से क्या है, कर्ता या फिर किसी भी कोपार्टनर के पास ये अधिकार नहीं है कि अपने हित जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में है उसका एलिनेशन कर सके। ऐसा कोई अधिकार या हस्तांतरण करने का कोई भी अधिकार कर्ता या कोपार्टनर के पास नहीं है। बट दया भाग स्कूल के हिसाब से कोपार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के पर जो हित है वो उसका हस्तांतरण कर सकता है। मतलब मिताक्षरा स्कूल के तहत फादर के पास कोई पावर नहीं है जब तक वो प्रॉपर्टी सेपरेट ना हो जाए। बट अगर गिफ्ट या पर्सनल डेब्ट के लिए कोई प्रॉपर्टी को कर रहा है, मीन्स फादर अगर किसी प्रॉपर्टी को हस्तांतरण करता है अपने सेपरेट प्रॉपर्टी को तो ठीक है, बट अगर जॉइंट हिंदू फैमिली का प्रॉपर्टी है या अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है तो वो उसको हस्तांतरित नहीं कर सकता है। खाली गिफ्ट के कारण, छोटा मोटा गिफ्ट अगर देना है तो उसके लिए कर सकता है, या पर्सनल डेब्ट को चुकाना है तो उसके लिए वो उसका जितना खुद का हित है उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका वो एलिनेशन कर सकता है। बट दया भाग स्कूल में फादर के पास ये एब्सोल्यूट पावर रहता है कि वो प्रॉपर्टी को हस्तांतरित करे, अपने सेपरेट प्रॉपर्टी को एज वेल एज
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, मतलब पैतृक संपत्ति तथा स्वार्जित संपत्ति दोनों का ही एलिनेशन कर सकते हैं फादर, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। इसके लिए फादर को किसी बच्चे या किसी कोपार्टनर की कंसेंट लेने की भी जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू दया भाग लॉ। So that's all regarding this joint Hindu family and alienation of property. I hope you understood the concept. If you feel any problem, just put your question in the comment section and I will definitely answer your question. Thank you.